आज की डेट में जितना पैसा एक लोअर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूरे महीने में कमा रहा है, लगभग उतना ही पैसा एक मजदूर बिना किसी डिग्री के कमा रहा है। यकीन नहीं होता ना? चलिए ग्राउंड रियलिटी चेक कर लेते हैं और उन लोगों से ही पूछ लेते हैं जो लोग इस काम को खुद कर रहे हैं। सो फाइनली हम आ गए। अब मिलते हैं अंकल से, पूछते हैं कि कैसा क्या चल रहा है उनका काम। अंकल जी राम राम। और अंकल जी कैसा क्या चल रहा है सिस्टम? और ये आप ही के पास है पूरा ठेका इसका? तो पर डे के हिसाब से या वो ठेका है? ठेका है ना? तो वैसे पर डे के हिसाब से कितना क्या लेते हो? 700-900 लेते हैं। 700-900। 700 आपका है और 900 कारीगर अंकल का है। जरा कारीगर अंकल अपना काम कर रहे हैं सब। आप कितने लेते हो अंकल जी? 900 और 700 इनका है भैया का जो नीचे खड़े हैं। क्या? अच्छा, बाबा कितने लेते हैं? अच्छा, बाबा 1000 लेते हैं। देख लिया ना एक मजदूर की पर डे की दिहाड़ी कितनी है। अभी रुको, अब चलते हैं किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास और उससे जान लेते हैं उसकी रियलिटी क्या है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। तो भैया आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? जी भैया। किस बैंक में हो? मैं भैया कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा में। आपको कितनी बैंकों में आप कुछ काम कर चुके हो, या पहली है या फिर और भी कर चुके हो? इससे पहले मैं यूसुफ फाइनेंस बैंक में काम कर चुका हूँ, इंडसइंड बैंक में काम कर चुका हूँ, महिंद्रा फाइनेंस में काम कर चुका हूँ। अच्छा, तो आपका सैलरी का सिस्टम क्या रहता है? सैलरी टाइम टाइम आती है भैया, मंथ एंड में। मंथ एंड में मतलब कितना ऑन एवरेज कितना रहता है? मंथ एंड जिस दिन मंथ एंड होता है उस दिन सैलरी आती है। मतलब कितना आता है ऐसे? मेरी सैलरी 21,000 रुपये। 21,000 रुपये आप ही की है या फिर सब कितनी है? किसी की 40,000 भी, किसी की 50 भी है, किसी की 30 भी है, किसी की 16 भी है, किसी की 15। तो ऑन एवरेज कितना रहता है इस फील्ड में? 20 से 25,000। 20 से 25,000 रुपये, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो? हाँ, इतना तो रहता है। इतना रहता है मिनिमम। 15-20-25। और बाकी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है सेल्स वगैरह के बारे में? सेल्स वगैरह में कितना क्या रहता है? सेल्स वाला बताने मुझे फाइनेंस सेक्टर का पता है। मतलब आपसे कम ही रहता होगा या फिर ज़्यादा, या फिर आप ही के बराबर? नहीं, जाना भी रहता है, कम भी रहता है, बराबर भी रहता है। अच्छा, और छुट्टी वगैरह टाइम टू टाइम मिल जाती है ऐसे कभी फंक्शन वगैरह है तो? फंक्शन में जाना वर्कलोड है तो नहीं मिलती वैसे, अगर ऑफिशियली ऑफ है तो वो तो ऑफ ही है फिर। अच्छा, अभी कोई एग्जांपल ऐसे अभी आपको मिल रही हो या नहीं मिल रही हो छुट्टी? नहीं, मिल जाती छुट्टी तो जब बीमा आएंगे तो कैसे कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद। देख ली ना रियलिटी। इनफैक्ट मेरा इंटेंट यहाँ पर किसी को बड़ा या छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रखना है। एक मजदूर जो पर डे के 700 रुपए कमाता है, मतलब महीने के 21,000 रुपए, और वहीं एक स्किल्ड कारीगर जो पर डे के 900 रुपए कमाता है, मतलब महीने के 27,000 रुपए। अगर ये लोग महीने में संडे का हॉलिडे भी मना लें तो भी ये लोग राउंड फिगर में 25 डेज वर्क करेंगे मंथली में, तो भी इनके पास 17,500 और 22,500 रुपए सेफ आएंगे, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एजुकेशन लोन के। अब जरा मुड़कर उन्हें भी देखिए जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। सेल्स जॉब में सैलरी 10,000 रुपए से 18,000 रुपए पर अटकी है। बैंकिंग सेक्टर 16,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच घूम रहा है। और हमारा सबसे पावरफुल आईटी सेक्टर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी एमएनसीज का लोअर पैकेज आज भी वही 3.5 लाख पर एनम पर फंसा हुआ है। मतलब मैक्सिमम फ्रेशर्स के हाथ में कट पिटाकर सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए से 27,000 रुपए के बीच ही आते हैं। और ये हालत तो तब है जब आप एमएनसीज में हो। अगर कंपनी छोटी है तो हालत इससे भी बुरे हैं। आईटी फील्ड में आज लगभग 60 लाख एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 12 से 15 लाख एम्प्लॉयज इसी 25,000 रुपए की सीलिंग में फंसे हुए हैं। माना कि आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 20 साल की मेहनत, लाखों की फीस और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों का स्टार्टिंग पॉइंट एक मजदूर के बराबर होना चाहिए? डिग्रियों का बोझ बढ़ा है या फिर मेहनत का हुनर, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से 20 साल पहले जब पेट्रोल 35 रुपए लीटर, दूध 15 रुपए लीटर और गोल्ड 7,000 रुपए हुआ करता था, तब एक आईटी फ्रेशर की सैलरी 20,000 रुपए थी। आज वही पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना। वही दूध 60 रुपए लीटर हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना। और गोल्ड के तो क्या ही कहने। लेकिन वही आईटी फ्रेशर की आज भी सैलरी 25,000 रुपए पर अटकी है। कहानी की शुरुआत होती है 1960 में। उस टाइम पर आईटी का मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो सरकारी काम या रिसर्च में यूज होते थे। फिर आया ईयर 1968 जब इंडिया में पहली बार आईटी सेक्टर में टीसीएस नाम की कंपनी ओपन हुई,
जब टीसीएस का काम सॉफ्टवेयर बनाना नहीं बल्कि किसी दूसरी कंपनी के लिए डेटा एंट्री करना था। उस टाइम पर लोगों को डर था कि ये कंप्यूटर्स हमारी नौकरी खा जाएंगे। ठीक वैसा ही डर जैसा कि आज की डेट में लोगों को एआई के आ जाने से हो रहा है। लेकिन असली क्रांति आई 1981 में, जब नारायण मूर्ति और उनके दोस्तों ने इन्फोसिस की नींव रखी और दुनिया को दिखाया कि सॉफ्टवेयर की असली ताकत क्या है। लेकिन उस टाइम पर आईटी में जाना किसी आईएएस ऑफिसर बनने से कम नहीं था, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो लोहे के चने जमाने जितना टफ था और सैलरी इतनी कि जमाना देखता रह जाए। लेकिन असली मोड़ आया 1999 में, जब इंडिया आईटी हब बन गया। दुनिया भर के कंप्यूटर्स में बायटू के नाम का एक बग आया जिससे पूरा वर्ल्ड का कंप्यूटर सिस्टम ठप होने की कगार पर था। बैंक, एयरलाइंस, पावर ग्रिड सब कुछ खतरे में था। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हजारों इंजीनियर्स की जरूरत थी और तभी इंडिया ने अपने पूरे इंजीनियर्स की फौज उतार दी और इस पूरे सिस्टम को कम टाइम में कम लागत में ही ठीक कर दिया और वहीं से इंडिया आउटसोर्सिंग का बादशाह बन गया। 2005 तक आते आते इंडिया में एमएनसीज कल्चर का गोल्डन एरा शुरू हुआ और 22,000 रुपए की सैलरी किसी एक फ्रेशर के लिए लॉटरी लगने से कम नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस टाइम पर सिलेंडर का लगभग प्राइस 300 रुपए था और आज वही सिलेंडर लगभग 1,000 रुपए क्रॉस कर चुका है। मतलब देश में महंगाई लगभग 3 से 4 गुना हो चुकी है, लेकिन आईटी में इंजीनियर्स का पैकेज 30% भी नहीं बढ़ा है। उस टाइम के 22,000 रुपए की वैल्यू आज के 22,000 रुपए की वैल्यू के बराबर कैसे हो सकती है? असल में इंडिया में इंजीनियर्स की सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन उनमें से लगभग 80% या कहें तो 12 लाख इंजीनियर्स हर साल अनएम्प्लॉयड रहते हैं। लेकिन जो 3 लाख इंजीनियर्स होते हैं उनमें से 1 लाख इंजीनियर्स एक ठीक ठाक या फिर कहें तो एक अच्छे पैकेज पर चले जाते हैं। लेकिन जो टॉप क्लास इंजीनियर्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री निकल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया उन इंजीनियर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से वो पैकेज प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, मतलब एक टॉप क्लास पैकेज। और वहीं अदर कंट्रीज यूएसए या वगैरह और भी कोई कंट्रीज उन इंजीनियर्स को भर भर के पैसा देती हैं। ऐसे कई बड़े एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल एंड अ ग्रेजुएट ऑफ IIT खड़गपुर। सत्या नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड अ ग्रेजुएट ऑफ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शांतनु नारायण, CEO ऑफ एडोबी एंड अ ग्रेजुएट ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। पराग अग्रवाल, ex-CEO ऑफ ट्विटर एंड अ ग्रेजुएट ऑफ IIT बॉम्बे। ये तो मैंने आपको कुछ चुनिंदा फेमस नाम बताए, ऐसे हजारों इंजीनियर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब वो फिर वापस इंडिया लौटे ही नहीं। अगर ये इंजीनियर्स इंडिया में होते तो आज इंडिया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे होता। इसका सबसे बड़ा कारण है सैलरी। इंडिया में जो सैलरी है वो लिमिटेड ही मिलती है, लेकिन अदर कंट्रीज एबिलिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से जो वो सैलरी प्रोवाइड कराती हैं। और हर कोई महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो होता नहीं है जो अपनी देशभक्ति के कारण रुक जाए। और बचे हुए वो 2 लाख इंजीनियर्स वो आज भी 3.5 लाख पर एनम के जॉब में फंसे हुए हैं। आप खुद सोच करके देखिए, 27-28 हजार रुपए क्या ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि बेंगलोर जैसे शहर में 25,000 रुपए काफी हैं, तो एक बार वहां के IT एम्प्लॉय से मिलकर देखिए। उसका रेंट, राशन और कॉम्यूट के बाद जब जेब में 5,000 रुपए भी नहीं बचते ना, उसके बाद उसके दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है उसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। यही कारण है कि इंडिया में IT हब कहे जाने वाले बेंगलोर में लगभग हर साल 2300 प्लस पीपल सुसाइड करते हैं, जिनमें से ज्यादातर संख्या IT कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉइज की होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में बेंगलोर में 2313 लोगों ने सुसाइड किया, वहीं 2023 में 2370, उसके बाद 2024 में 2430 और वहीं 2025 में 2364 सुसाइड केसेस सामने आए। इनमें से एक बड़ी संख्या उन IT इंजीनियर्स की है जिन पर कभी वर्क का प्रेशर तो कभी सैलरी का प्रेशर होता है। इन्हीं सब के बीच में साल 2024 में अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में चार्टेड अकाउंट अना सेबेस्टियन पेराइल की साल 2024 में वर्क प्रेशर के कारण डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी मां अनीता ने बताया कि अना के इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद उन पर वर्क प्रेशर, स्ट्रेस और चिंता बढ़ने लगी, जिसके कारण उन्हें नींद न आना, तनाव जैसी समस्या होने लगी और फिर उनके सीने में दर्द होने के कारण उनकी डेथ हो गई। हालांकि कंपनी का मानना है कि अना की डेथ किसी भी वर्क प्रेशर के कारण नहीं हुई है। अना को भी उतना ही वर्क दिया गया था जितना कि अदर एम्प्लॉयज को दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे टॉक्सिक वर्क कल्चर को क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद एक यूजर ने अपने ट्विटर और लिंक्डइन हैंडल पर लिखा कि उसको किसी कंपनी ने पर डे 20 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उस कंपनी ने उस ओवर टाइम का उसको पैसा भी नहीं दिया। ये पहली बार नहीं था कि IT में किसी टॉक्सिक वर्क कल्चर को क्रिटिसाइज किया गया हो। अक्टूबर 2023 में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण कृष्णमूर्ति ने किसी इवेंट में कहा, India's work productivity is one of the lowest in the world.
my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. कि यूथ को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इसके समर्थन में ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल जी कहते हैं, Family is very critical in that. So my wife actually, I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. अरे भावेश भाई इतना तो झूठ मत बोलिए, कम से कम भगवान से तो डरिए। कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 7 दिन वो भी 20 घंटे काम कैसे कर सकता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से मिनिमम किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे तो अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए लगते हैं, जिसमें नहाना धोना खाना पीना सब कुछ। क्या उसके बाद भावेश अग्रवाल पर डे 2 ही घंटे सोते होंगे? अरे भावेश भाई, इस देश की जनता को मूर्ख समझना, बेवकूफ समझना बंद करिए प्लीज। तो वहीं इसके पहले साल 2022 में बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर शांतनु देशपांडे ने कंपनी के एम्प्लॉय को वर्क प्रेशर की कंप्लेंट करने के लिए मना किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि न्यू एम्प्लॉय को कंपनी ज्वाइन करने के स्टार्टिंग के 4-5 साल तक पर डे 18 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे फाउंडर से मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि क्या ये फाउंडर खुद इतनी सी सैलरी में 18 से 20 घंटे का काम पर डे कर सकते हैं क्या? अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर दूसरे से भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक इंडिया में 60% एम्प्लॉय वर्क स्ट्रेस लेते हैं। मेरा तो इन कंपनीज को एक सजेशन है कि क्यों आप इन एम्प्लॉयज पर इतना वर्क प्रेशर डालते हो। इसके बजाय आप किसी दूसरे एम्प्लॉय को इतनी ही सैलरी में हायर कर लीजिए, जिससे इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की भी कमी होगी और किसी दूसरे एम्प्लॉयज पर जो है वो वर्क प्रेशर भी कम पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उस एम्प्लॉय की सैलरी इतनी कर दीजिए जिससे कि वो इस वर्क प्रेशर को हैंडल कर सके। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कि वर्क प्रेशर जो है वो ज्यादा है इन कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर सैलरी कम है? जो भी मानते हैं आप वो सब लिखिए और साथ में ये भी बताइए कि आप क्या करते हैं। जैसे आप यहाँ जॉब करते हैं कंपनी में, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूलिंग कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज में, जो भी करते हैं आप वो सब लिखिए कमेंट में, ठीक है? तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।